अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी शो का आगाज़ करते हैं। आज हम एक ऐसे मसले के ऊपर बात करेंगे जो कि आपसे जुड़ा हुआ है, जो कि मुझसे जुड़ा हुआ है, जो कि पाकिस्तान के हर शख्स का मसला है। बात कर रही हूँ मैं महंगाई की, जिसने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जिस चीज़ को देखो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता एक माह में महंगाई की जो शरह है उसमें 0.36% तक इजाफ़ा हुआ है। मार्च के महीने में ये शरह 9% तक पहुंच गई है, जबकि फरवरी में ये शरह 8.7% थी। महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि महंगाई सिर्फ मौजूदा दौरे हुकूमत में बढ़ रही है। हमेशा हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमेशा बढ़ा है, लेकिन अभी जो महंगाई की सतह है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक लाइव कॉल के दौरान एक खातून ने भी ये सवाल किया कि अगर वो महंगाई पर काबू नहीं पा सकते तो बराए मेहरबानी अब हमें घबराने का मौका दे दें, क्योंकि अब वाकई लोग परेशान हैं। लोगों के पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे मुश्किल से वो गुजारा कर पा रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि महंगाई की वजह क्या है और किस तरह से जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाजी चंदजेब खान साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। सर आपको खुशामदीद करते हैं शो में। शुक्रिया सर, काफ़ी दिन से हम बात कर रहे हैं महंगाई की और हम देख रहे हैं रोज़ाना हर मंथ जो है इसकी शरह में इजाफा हो रहा है। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि इंसान कोई चीज़ लेने जाता था, रोटी सालन, तो 2 वक्त का गुजारा कर लेता था। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई बिलतरतीब पिछले अदवार में भी होती रही है, मगर पिछले अदवार जो थे, चाहे वो मार्शल लॉ की हुकूमत रही है या मुस्लिम लीग की या पीपल्स पार्टी की, तो उसके साथ साथ लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ती थी। जब महंगाई बढ़ती है तो जो मुलाजम पेशा आदमी है उसकी सैलरी भी बढ़ती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपने ना पेंशनें बढ़ाई हैं, ना आपने सैलरियाँ बढ़ाई हैं, और महंगाई कई गुना ज़्यादा मुल्क में हो गई है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए, हर चीज़ को चेक करने के लिए इदारे मौजूद है। ब्यूरो ऑफ सप्लाई है, उसने ये देना है कि जो रेट मुकर्रर होने दर्जा अव्वल के, दर्जा दोम के, दर्जा सोम के, तो वो रेट लिस्टें बाकायदा दी जाती हैं। यहाँ पर जो इदारे काम करने वाले हैं वो भी गफलत में हैं, जो उनके ऊपर मिनिस्ट्रियों में बैठे हुए हैं वो भी लोग गफलत में हैं, और वज़ीर आज़म साहब और हुकूमत जो है वो हर 3 महीने 4 महीने बाद इधर के वज़ीर को उठा के उधर लगा दिया, उधर के वज़ीर को उठा के इधर लगा दिया जी। तो इसकी वजह से आवाम के ऊपर जो है वो बर्डन ज़्यादा आ रहा है। फिर बहैसियत मुसलमान, आप दुनिया में देखें, कोई भी त्यौहार हो, ईस्टर का हो या दुनिया में किसी भी मज़हब का कोई त्यौहार हो, कोई बड़ा दिन आ रहा हो, तो वहाँ पर जो ताजर होता है वो अपनी चीज़ों को सस्ता करता है। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए रमज़ान मुबारक जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें लोग रोज़े रखते हैं, फिर ईद आती है, ईद की लोग शॉपिंग करते हैं। अब इस एतवार में आकर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता और चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। जो चीज़ आपको रमज़ान से पहले 10 रुपए की मिल रही होती है, वही चीज़ रमज़ान में जाकर 20 रुपए की हो जाती है। अब इनको अपनी गिरफ्त में लाना, इस रेट लिस्ट को, इन कीमतों को कंट्रोल करना, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, और हुकूमत वक्त जो है इसमें मुसलसल नाकाम नज़र आ रही है। आपने कहा पहले 9 महीनों में आपको रिजल्ट मिलेगा, वो 9 महीने भी गुजर गए। आपने कहा 1 साल बाद आपको रिजल्ट नजर आएगा, वो 1 साल भी गुजर गया। 2.5 साल हो गए, आप अभी तक जो है वो तजुर्बे कर रहे हैं, और आपके तजुर्बों से, और दूसरा आप फरमाते हैं वज़ीर आज़म साहब कि आपने घबराना नहीं है।
अगर इन्होंने घबराना नहीं है तो आपने भी शर्माना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब मेरे ख्याल है वो वक्त आ गया कि अब हम सब घबराने लगे। मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी चंद ज़ेब साहब, और हम महंगाई के मुसलसल बढ़ते जाने के मौजू पे हम बात कर रहे हैं। हाजी चंद ज़ेब साहब, वक्फे से पहले बात हुई और जो मैं सुन रहा था, थोड़ा सा लेट भी हो गया मैं। मुझे ये बताइए कि जिस तरह हम आज तक कहते आए हैं कि तालीम और सेहत हमारे सबसे बड़े मसाइल हैं, मगर इस वक्त तो बेरोज़गारी और महंगाई हमारा सबसे बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि इस हवाले से हर शोबे से तनकीद जो है वो हुकूमत पे की जा रही है। हुकूमत की जानिब से भी ये बयान आया है कि बल्कि इमरान खान साहब वो खुद कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं रमज़ान में खुद नज़र रखूँगा इस महंगाई के काबू करने के हवाले से। तो सिर्फ कह देना और अंदाजा होना या ये कह देना कि हम संजीदगी से काम कर रहे हैं, क्या ये काफी है? हमें असल में किस तरफ जो है ना इन्हें अपना किस समत जो है रुख करना पड़ेगा अपनी कोशिशों का, तो महंगाई में बेहतरी हो सकती है? देखिए फ़हीम, हमेशा महंगाई का तनासिब उन मुल्कों में बढ़ता है जहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है। एक कारखाना जो है वो 100 लंगर खानों से बेहतर है। यहाँ वज़ीर आज़म साहब जो है वो कारखाने लगा नहीं रहे, कारखाने 2.5 सालों से बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। जो स्टेबल मुल्क हैं दुनिया में आप चले जाएं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम जो है ये चैरिटी में सबसे आगे। एक बात काटूंगा सर मैं आपकी, जो लंगर खाने का कॉन्सेप्ट है ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से है, और वहाँ भी इसी तरह जब मुल्क में कहत पड़ा, हालात ख़राब हुए, तो लंगर खाने जो हैं वहाँ पे बनाए गए। नंबर एक। दूसरा, एक वो रेफरेंस को यहाँ पे कॉपी किया गया। दूसरा, इसमें हुकूमत के पल्ले से कुछ भी नहीं जा रहा है, हुकूमत सिर्फ अकोमोडेट कर रही है, जगह वगैरह दे रही है। लंगर खाने सैलानी वेलफेयर की तरफ से हैं, वो सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं फ़हीम जो बात कर रहा हूँ ना कि ज़ाती तौर पे पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी चैरिटी करती है, करनी चाहिए, उस पर एतराज़ नहीं। हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जी 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और ये सब, जब आप नौकरियां देंगे, 2.5 साल से तो मातम ये हो रहा है कि आप तन्हाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई का जो है वो सिर्फ आपके अखराजात के ऊपर असर नहीं पड़ता है, आपकी सोच के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है। जब घर के अंदर बजट पूरा नहीं होता, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, बाप बेटे की लड़ाई होती है, इंतशार पैदा होता है, लोग क्राइम की तरफ जाते हैं। एक आदमी के बच्चे घर में भूखे, उसे पता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलनी, मेरे घर की ज़रूरत पूरी नहीं होनी, वो क्राइम की तरफ जाए। जब क्राइम की तरफ जाता है तो क्राइम बाज़ औक़ात माल का कम होता है, जान का ज़्यादा हो जाता है। जान किसी की भी चली जाए तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। ये हुकूमत ने देखना है कि इस मुल्क में बेरोजगारी क्यों हो रही है, इस मुल्क में महंगाई क्यों हो रही है। फिर सबसे बड़ी मुसीबत ये है, इस मुल्क के अंदर 100% जो चीज़ें, उसमें से 70% चीज़ों का जो है वो रेट ही नहीं लिखा होता है प्रोडक्ट के ऊपर। ये किसने कंट्रोल करना है? ये ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने कंट्रोल करना है। ब्यूरो ऑफ सप्लाई जो है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है उसके इदारे हैं ना, अपने इदारों को फाल करें। फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, महंगाई उससे बढ़ती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ आपने पकड़े भी, आपके मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी हुकूमत के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, आपके दाएं बाएं बैठे हुए आपके ATM मशीनें जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आपने FIA से तहकीकात कराई, आपने कौमी असम्बली की कमेटी बनाई, उसके बावजूद आपने सज़ा किसको दी? जब आप ये आपके अपने अल्फाज हैं वज़ीर आज़म साहब के कि जब ऊपर चोरी होती है तो नीचे महंगाई होती है। ठीक है सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज, क्या कहना चाहेंगे?
मैम कहना तो बहुत कोई चाहता हूँ मगर टाइम इतना ज्यादा होता नहीं। बात दरअसल ये है, अभी पिछले दिन ही जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब टेलीविजन पे कॉल्स वगैरह ले रहे थे, तो मैं बड़ा हैरान था कि क्या हम 500,000 साल पीछे की जिंदगी में रह रहे हैं कि हमारे हुक्मरानों को आवाम की तकलीफ का पता ही नहीं जो कॉल्स पे आ रहे हैं। क्योंकि आवाम की तकलीफ यकसा है और महंगाई, अल्लाह माफी, अभी रिसेंटली एक पूरी फैमिली ने खुदकुशी की है, तो ये बड़ा मसला है। और रमजान शरीफ का महीना आने से पहले ही हमारे भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने अपने ड्रैकुला वाले दांत बाहर निकाल लिए आवाम को डंग मारने के लिए। और बात दरअसल ये रुक नहीं सकता महंगाई, इसके लिए बहुत जबरदस्त किस्म का, दमंग किस्म का हुक्मरान चाहिए जिसके एक हाथ में डंडा हो और दूसरे हाथ में तलवार हो। मसलन बता दें जरा, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास कि एक नाम तजवीज करते जाएं कॉल बंद करने से पहले कि कैसा दबंग वाला सियासतदान चाहिए इस काम के लिए। सर ऐसा चाहिए कि वो खुद बाजारों में निकल जाए, भेस बदल के जहां देखे गड़बड़, और छोटे दुकानदार नाम तजवीज करते हैं, नाम तजवीज करते हैं एक कि ऐसा वो कौन सा दबंग सियासतदान जिसको आप उम्मीद कर रहे हैं जिसकी? अच्छा नवाज शरीफ साहब या बिलावल साहब या फजल रहमान साहब, कौन है जरा बताएं ना मुझे। असल में ये जो बेचारे सारे हमारे बड़े मौजूद हजरात हैं, ये भी महंगाई को रोक नहीं सकते। माफिया जो है ना, ये एक अलग नई मखलूक और नई तंजीम है माफियाज, इनको रोकना इन सब के बस का काम नहीं। माफिया में नोट चलता है और उस नोट को, उसकी ताकत को आप समझ रहे हैं, बस आवाम पे रहम फरमाएं। आटा दाल चाय चीनी शक्कर है, और अगर खुदकुशी आराम न होती तो मंजर कुछ और होता। अल्लाह पाक रमजान में हिदायत दे दे, वगरना इससे बड़ा अजाब भी आ सकता है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद वापस आएंगे, इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। हाजी चंदजेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, अगर उसकी बात करें तो अपोजिशन उसके लिए कहती है कि जो महंगाई है वो हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से है। तो आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ हैं या इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं ऐसे? क्योंकि अगर हम ग्लोबली बात करें तो कोविड एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को अफेक्ट किया है, तो एक ये रीज़न भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम अपना नेशनल डेट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दौर में ही जो हमारा कर्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछली जितनी हुकूमतें हैं, अगर वो अपने अपने दौर में अपना कर्ज़ा जो था वो अगर उतार देती तो आज हम इस नहज तक ना पहुंचते। इसके अलावा एक्सचेंज रेट और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ का नतीजा है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि साबका हुकूमतें जो हैं उन्होंने भी कर्जे लिए हैं और मौजूदा हुकूमत ने इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए ना। उन्होंने वापस ना करने के भी तो रिकॉर्ड तोड़े। जो काम जो है वो, जो जितने कर्जे उन्होंने 10 सालों में लिए थे, इन्होंने उससे डबल कर्जे 2.5 सालों में ले लिए। बात ऐसी नहीं है, आपने ये कर्जे कभी न कभी तो देने हैं ना। जब आप ये कर्जे नहीं देते हैं, फिर आप IMF के मकरूज हों या बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं जिनके आप मकरूज होते हैं, फिर वो आपके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं। इस वक्त आप अपने स्टेट बैंक देख रहे हैं ना, हुकूमत का तो हाल ये है कि इसने पूरे का पूरा स्टेट बैंक जो है वो उनके हवाले कर दिया है। मकसद कहने का ये कि ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ तो हुकूमत की होती हैं, मगर हुकूमत में भी आज उन लोगों को सोचना चाहिए। ये काबिलियत या अहलियत की बुनियाद पर नहीं आए हैं। ये अगर काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर आते तो इनको एहसास होता कि हमने दोबारा, देखिए पॉलिटिकल आदमी जो है वो हाल में चल रहा होता है मुस्तकबिल को देखकर, माजी से सीख कर। अगर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है तो हमने अपने माजी से सीखने की कोशिश की है, हमने हाल में चले, हमने मुस्तकबिल। इनको तो पता है कि इन्होंने जो भानपंदी का कुंभा जोड़ा हुआ है इधर उधर से सारे लाकर, इन्होंने फिर अपनी अपनी जो है वो टहनियों पे जाके बैठ जाना है। हुकूमत जो है वो हर चीज़ की जिम्मेदार होती है ना। इस मुल्क में अगर महंगाई है तो जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत होगी। इस मुल्क में मुल्क के अंदर अगर बदअमनी है तो उसकी जिम्मेदार भी हुकूमत ही है ना। तो हुकूमत जो है उसका, ये तनकीद तो हस्ब इख्तलाफ की हो गई ना। हुकूमत के अपने जो लोग हैं वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, और आपके सामने ये दफ़ा तो मैंने खुद सोशल मीडिया पे देख लिया कि इनके अपने MNA MPs जो है उन अपने इलाकों में गए और लोगों ने उनका किस तरह इस्तकबाल किया। फिर दूसरी बात ये कि सियासत के अंदर ये जो मिजाज आ गया है
कि आप जूते मारें एक दूसरे को अंडे मारें, अपने वर्करों को ये तरगीब दें। कोई भी अच्छे माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि आप जाके फलाने के बच्चे से लड़ के आओ। अपने बच्चे की तरबियत की जाती है। और हुकूमती मामलात अगर 2.5 सालों में बेहतर होते तो उसका रिजल्ट बेहतरीन। कल वजीर आजम साहब लाइव थे, जितने कॉलर्स आ रहे थे वो किस चीज़ का रोना रो रहे थे? महंगाई का रोना रो रहे थे। इस महंगाई की वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। और ये उस दिन जो वाकया हुआ है कि 17,000 रुपये रेंट देना था, बिजली का बिल देना था, एक शख्स अपनी जान से भी गया, उसकी बीवी भी जान से गई, उसके फूल जैसे बच्चे भी जान से गए। तो ये हाकम वक्त की हम आप कहते हैं मदीना की रियासत, तो फिर मदीना की रियासत का असूल तो ये था कि दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाएगा तो उसका जवाबदार जो है उमर है। सर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि वो इंस्टॉल कर दिया जाए तो अचानक एक रियासत जो है ना वो इशरे की रियासत से उठ के मदीना की रियासत हो जाए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है बॉस। ये तो सर एक स्टेप लेने की बात है। स्टेप लिया है, कम से कम किसी ने आवाज़ तो उठाई है, किसी ने कहा तो है कि हम मदीना की रियासत के हिसाब हम चलें तो सही, हम साथ तो दें। हमने आप मुझे बताएं कि जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, या लोग बैठ के जो आप कुंबे की बात कर रहे हैं, वो सारा कुंबा तो इकट्ठा हुआ है वो पीडीएम की शक्ल में। आप हर्डल्स देखें कितनी ज़्यादा हैं। ठीक है, इन लोगों को काम नहीं आता है, ना अहल है। जिन लोग जो अपोजिशन में उन्होंने कितना सपोर्ट कर दिया। और पिछली गवर्नमेंट्स की का तो ऐसे कोई हाथ ही नहीं है। वो भी तो सर धाड़े मार मार के नारे लगाते रहे, मेरा नाम बदल दे, ये कर दे, वो कर दे। किसी ने कोई नाम बदला है? हमारे सियासतदान ऐसी बातें करते हैं। अभी क्या करना है? फिलहाल हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या करना है हमें। अभी इसका जवाब देना है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और आज हम महंगाई में मुसलसल इजाफे के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी चंद साहब। हाजी चंद खान साहब, इसी जगह पे हम बारहा इस मौजू पे बात कर चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी आते हैं, इस सीट पे बैठते हैं और इस पे बात होती है और चले जाते हैं। ठीक है, हमारा एक किरदार है कि हम जो इस तरह का मौजू है उसके हवाले से हमें बात करना है, मसाइल को सामने लाना है ताकि उनके हल की तरफ आया जाए। ज़्यादातर जो भी बात होती है मेहमान की जानिब से, वो पिछली मिसालें दे के और आगे चले जाया जाता है। हमें वो डोर का जो सिरा है जहाँ से काम शुरू होना है वो नहीं बताया जाता और ना ही वो किरदार अपोजिशन अदा कर रही है। अपोजिशन भी किसी भी काम को हुकूमत की जानिब से या तो नामंजूर का नारा लगा रही है, ना कि हल बता रही है, और हुकूमत भी अपोजिशन का कोई उस तरह सहारा नहीं ले रही। आप तज्ज़ियाकार होने के नाते बताइए कि हुकूमत को इस वक्त फौरी तौर पे क्या इक़दाम उठाने चाहिए? ठीक है फ़हीम, बात यह है कि ये तो फर्स्ट डे थे जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाया था, तो पाकिस्तान की दोनों अपोजिशन पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि आप आएँ, हम आपके पीछे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने की थी। अब बात ये है कि ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हुए, अब ये तो वज़ीर आज़म ने देखना है कि किसके साथ बैठकर जो है, किसके साथ बैठकर जो है वो आपने कानून साजी करनी है। आप अपने ज़ाती मफादात के लिए तो एक जगह बैठ जाते हैं। ये अभी सेनेट का इलेक्शन है पंजाब में, आप मुस्लिम लीग नवाज़ जो अपोजिशन कर रही है और तहरीक इंसाफ जो गवर्नमेंट में, इन्होंने बैठकर सीट एडजस्टमेंट नहीं की। जब आप इतने छोटे लेवल के ऊपर बैठकर आपस में फैसले कर सकते हैं तो फिर इस मुल्क की जो 22 करोड़ आवाम है उनके लिए फैसले करने में ताख़ीर क्यों, ताख़ीर हरबे क्यों? और फिर अगर आपके पास तजुर्बेकार टीम नहीं है, बिलफर्ज मेरे पास तजुर्बेकार टीम नहीं है, अब पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के अंदर जो है पूरे सूबे के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तजुर्बेकारों ने तो हमारा बुरा हाल किया आज तक। देखिए, एक तजुर्बेकार होता है, एक आलाकार होता है। आप वही हफीज शेख है जिसके पीछे पूरी गवर्नमेंट खड़ी है, उसी हफीज शेख को आपने उठा के बाहर फेंक दिया। तो मकसद ये कि तजुर्बेकार, तखरीबकार और बाहर से जो आलाकार आते हैं, इसमें फ़र्क होता है। एक आदमी वो है कि जिसका सब कुछ पाकिस्तान है और एक आदमी जो है सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए आता है। हमें
इसमें फ़र्क कर लेना चाहिए, पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, महंगाई खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज आपने अपना तज्ज़िया पेश किया। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है वो फौरी तौर पर कुछ ऐसे हंगामी इक़दामात करेगी जिससे कुछ ना कुछ महंगाई में कमी आएगी। इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी मकसद के लिए था। एक वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक नए मौजू के ऊपर बात करेंगे, तब तक कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं तालीमी इदारों के हवाले से, जो अभी हाल ही में हमने एक बयान सुना है वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से जो आया कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स हैं इनको बंद कर दिया जाएगा तकरीबन 15 रोज़ के लिए। ज़रा ये जो तीसरी लहर है ये दोबारा से हमें नुकसान पहुंचाना शुरू हो गई है, बड़ी तेज़ी से इसमें लोग मुतासर भी हो रहे हैं और इसी को रोकने के लिए एक स्टेप ये भी उठाया जा रहा है। जहां फ़हीम, हमने देखा कि पहली और दूसरी लहर में बच्चे अफेक्ट नहीं हुए थे, अब बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं और केसेस जो आए हैं उसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों में अमवात भी देखने को मिली है। इसी के बायस मेरे ख्याल से ये जो फैसला है वो लिया गया है और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये स्टेप लेना काफ़ी हद तक मुनासिब भी है कि अगर बच्चों में भी ये वायरस इसी तरह फैल रहा है तो क्यों ना स्कूल्स को कुछ अर्से के लिए बंद कर दिया जाए। मगर तालीम का जो हर्ज हो रहा है, जितने भी माहिर तालीम हैं वो इस हवाले से एक अपनी अलग राय भी रखते हैं। एक माहिर तालीम हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद हैं, हम इनसे इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं जनाब इमरान वदूद साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर, सिंध भर के जो तालीमी इदारे हैं पहली जमात से 8वीं जमात तक वो 15 दिन के लिए जो है बंद कर दिए गए हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना की जो तीसरी लहर है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक फैलती जा रही है और इसमें बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला दुरुस्त है आपकी नज़र में? देखिए ज़रा मैं आपको बताऊं कि हम जब भी किसी चीज़ का फैसला करते हैं तो उसका हमें रिस्क बेनिफिट रेशो देखना पड़ता है। दुनिया में हम कोई भी काम करने लगते हैं तो उसमें रिस्क का अंसर ज़रूरी तौर पर मौजूद होता है, उसमें बेनिफिट का अंसर भी मौजूद होता है। तो किसी भी अच्छे फैसले से पहले हमें उसकी एक असेसमेंट करनी होती है। हम डाटा एनालाइज करते हैं कि हम जो फैसला करने जा रहे हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पिछली, मौजूदा और आने वाली। इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट ने वज़ीर तालीम सिंध मोहतरम जनाब सईद गनी साहब, शाह सईद गनी साहब ने जो फैसला किया है, मैं समझता हूं कि एक बुनियादी तौर पे बिल्कुल बेउसूली फैसला सईद गनी साहब का है। ये फैसला एक तो वो इतवार के दिन दोपहर 3 बजे करते हैं, जबकि उससे एक दिन पहले स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होता है जिसमें तालीम के हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं शहर के वो मौजूद होते हैं। उस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मुत्तफ़िका तौर पे ये बात होती है कि बरोज़ मंगल जो NCOC का इजलास है, हम उस इजलास में जो फैसला होगा हम उसको तस्लीम करेंगे और उस पर हम उस फैसले पर अमल दरामद करेंगे। और स्टीयरिंग कमेटी का इजलास खत्म हो जाता है। उसके बाद इतवार के दिन दोपहर 3 बजे सईद गनी साहब के ट्विटर से ये न्यूज़ हम तक पहुंचती है कि सिंध में तमाम तालीमी इदारे 8वीं जमात तक के लिए बंद कर दिए गए। तो ये तो हमें कोई शाही फरमान जैसा लगता है, फिर स्टीयरिंग कमेटी की जरूरत नहीं रह जाती। आप स्टीयरिंग कमेटी को खत्म कर दीजिए। क्यों लोगों का वक्त भी जाया कर रहे हैं, कौम का वक्त भी जाया कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स का वक्त भी जाया कर रहे हैं कि वो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास को कवरेज देते हैं, उसके बाद सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। जब फैसला उन्होंने घर बैठे ट्विटर पे ही करना है तो फिर इन तमाम चीजों को बंद कर दिया जाए। तो स्टीयरिंग कमेटी से क्या मशावरत नहीं होती है? मतलब वो जो सारे तालीम के शोबे के लोग मौजूद होते हैं मानी नहीं जाती। हाँ, अच्छा, उनकी मानी नहीं जाती। तो इस बात के हवाले से जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो कोई अपना एहतजाज वगैरह करते हैं या कोई रिकॉर्ड करवाते हैं, कोई बताते हैं कि ये सिर्फ हमको बिठाया ही जाता है, हमारी बात कोई नहीं मानी जाती? कोई ऐसी बात इज्तिमाई तौर पर उन्होंने की? इसमें माजरत के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि वो पिक एंड चूज हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें शामिल किया गया। वो स्टेक होल्डर्स तो हैं लेकिन उस तरह के रियल स्टेक होल्डर्स नहीं है। वो बात वही है कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते।
तो ये वो वाला मामला है कि उन्हें मौजूद तो रखा गया है, कोरम तो पूरा कर लिया गया है कि बात कर ली जाए, उनसे मशवरा कर लिया जाए, लेकिन उनकी बात की अहमियत रद्दी की टोकरी ही में उनकी बात को फेंक दिया जाता, उसकी वो अहमियत नहीं होती। क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तो फैसला यही हुआ था कि हमने 2 हफ्ते स्कूल बंद करने की तजवीज देनी है एनसीओसी को, और इसी नुक्ते पर इजलास खत्म हुआ और फिर उससे ठीक अगले ही दिन फैसला जारी कर दिया गया। एनसीओसी के इजलास का इंतजार भी नहीं किया गया और फैसला जारी कर दिया गया कि हम स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। मगर इमरान साहब, जहाँ बच्चे भी महफूज नहीं हैं ऐसी सूरत हाल में, तो स्कूल्स को बंद करना कोई 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो ये कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन पे कोई गलत फैसला है। इस पे आपकी राय हमने यकीनन जाननी है। एक छोटा सा वक्फा आ गया बीच में, तो दोस्तों एक वक्फे के बाद तो हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी जनाब, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वदूद साहब, और अभी अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुसरत नियाज़ी साहिबा ने, जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शो में आपको खुशामदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज बात करें तालीमी इदारों के हवाले से, और जिस तरह के कोरोना की ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान में, जिस तेज़ी के साथ वो फैल रहा है, तो उसके पेश नज़र पंजाब के बाद और केपी के बाद सिंध भर के भी तालीमी इदारों को 15 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। तो कैसे देखती हैं आप इस फैसले को मुसर्रत साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये फ़ैसला अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा तकलीफ़देह है, लेकिन अगर हम एक तरफ तकलीफ़ को देखें और दूसरी तरफ सेहत को देखें तो फिर मैं समझती हूँ कि बेहतर है, बुरा एकदम नहीं है, क्योंकि कोई फ़र्द वाहिद का ये डिसीजन नहीं है। क्योंकि कमेटी के सामने रखा गया था, एक तजवीज़ रखी गई थी कि 15 दिन के लिए बंद किए जाएँ, तो कमेटी ने उसको तस्लीम किया। उसमें एजुकेशन के ही लोग थे। जब तस्लीम किया है तो फिर उस पर यह इम्प्लीमेंट किया गया कि 15 रोज़ के लिए तालीमी इदारों को बंद किया जाए। बिल्कुल सही। और मैं समझती हूँ कि अगर बच्चों की सेहत के हवाले से देखा जाए तो बंद करना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन लॉस ये है कि पेरेंट्स कोऑपरेट करें अगर अपने स्टाफ के साथ, तो ऑनलाइन क्लासेस को लें। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ ऑनलाइन क्लासेस मुश्किल होती हैं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास तो एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स अपने स्कूल के साथ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें और एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आके अपने बच्चों का 1 बाय 1 अगर काम भी ले जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए मना नहीं किया, बल्कि SOPs को फॉलो करते हुए अगर आप करें तो मैं नहीं समझती हूँ कि इन 15 दिन में कोई नुकसान हो। सही। इमरान वदूद साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। एक बात कोरोना वायरस के हवाले से जो हम जानते हैं, जो हमें बताई गई है, जिस पे वाकई हम सब लोग यकीन भी रखते हैं कि हमें कोरोना वायरस के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। तो जब ये कोरोना वायरस को रहना ही है फ़िलहाल, पता नहीं कब तक, और हमने अपनी जिम्मेदारी और इसका जो वाहिद बचाव बताया जाता है वो SOPs हैं, अब उनको अगर फॉलो किया जाए तो वो स्कूल्स जो बेहतरीन अंदाज में SOPs पे मतलब अमल दरामद कर रहे हैं और बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं, उन स्कूल्स को, और जहाँ पे नहीं हो रहा सबको मजमूई तौर पे बंद कर देना, इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं वो जानना चाहता हूँ मैं। हेलो मुसर्रत साहिबा, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप बताइए इस बारे में कि जो कुछ स्कूल्स वैसे हैं जो SOPs पे अमल कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊँ फ़हीम भाई, ऐसा नहीं है कि स्कूल जितने भी हैं वो SOPs पे अमल तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। लेकिन बात दरअसल ये है कि देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा आपके प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ कि स्कूल के अंदर रहकर जो है ना उनके टीचर्स या पूरा और दीगर जो स्टाफ है वो तो उनको SOPs को फॉलो करवा लेगा, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा तादाद में होते हैं, वैसे भी 50-50% पे किया गया है, मतलब गैप के साथ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जब एक स्टूडेंट बाहर निकलता है तो वो उसको ना पेरेंट्स देख रहे होते हैं ना टीचर्स देख रहे होते हैं, तो उस वक्त बच्चे जो है ना SOPs को फॉलो नहीं करते और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीबी गैदरिंग कर लेते हैं। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि वो इस चीज़ का शिकार ना हो जाए। और सेहत तो सबसे मेन चीज़ है, सेहत कहते हैं जान है तो जहान है, तो वजह ये हो सकती है, वरना मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी स्कूल
छोटा बड़ा तो कोई स्कूल होता ही नहीं, तालीमी इदारे तो सब यकसा तालीम ही दे रहे होते। लेकिन मसला ये है कि स्कूल के अंदर मैं नहीं समझती हूँ कोई स्कूल ऐसा है, और अगर ऐसा है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए और उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि इदारा एजुकेशन का इदारा मौजूद है और उनको सख्ती का पाबंद बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। सख्ती ऐसी ना कि जैसे कुछ स्कूल हैं जहाँ पे मास्क बच्चा जो है ना वो नाक से नीचे भी नहीं कर सकता स्कूल के टाइम में, ठीक है। और कुछ सरकारी स्कूल हैं या कुछ ऐसे दूर दराज इलाकों के स्कूल्स हैं वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, बच्चे बगैर मास्क के भी मास्क उधर जाके उतार भी देते हैं तो उन्हें उस तरह रोका नहीं जाता है। तो मगर ट्रेनिंग तो चल रही है बच्चों की। भाई देखिए ट्रेनिंग चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। मैं बताऊँ आपको, ऐसा भी है, मैंने खुद स्कूल्स में देखा, जाहिर बात है मेरा एजुकेशन से बिलोंग करती हूँ, तो इस तरह भी है कि अगर एक स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्टेंस से हटकर बात करने के लिए मास्क नीचे भी करता है तो स्टूडेंट फौरन जो है ना अपनी टीचर को कंप्लेन कर रहा होता है या बॉक्स में कंप्लेन लिख के डाल देगा कि टीचर वो जो है ना डिस्टेंस नहीं रख रहा, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहा। तो स्टूडेंट्स भी जो है ना, हम बड़ों से ज़्यादा ट्रेन हो गए, उनके जहन में ये चीज़ है कि हम इसके बगैर नहीं चल सकते। लेकिन वहाँ पे मैं कहूँ आपको, स्कूल में स्ट्रिक्टनेस है तो पेरेंट्स भी अगर इंटर हो रहा है तो विदाउट मास्क नहीं हो रहा, स्टूडेंट भी इंटर हो रहा है तो विदाउट मास्क नहीं हो रहा। लेकिन वही बच्चा या वही पेरेंट्स जब कहीं मार्केट में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह कि वो सख्ती नहीं है। स्कूल में अगर स्ट्रिक्टनेस है तो वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें इस चीज़ में सख्ती की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी फैमिलीज़ की सेहत को देखना है, अपने सूबे की, अपने शहर की सेहत को देखना है। तो हमें खुद फ़र्ज समझ के, नमाज की तरह हम समझें कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है, तो इस वक्त बीमारी से रोकने के लिए ये भी हम पर फ़र्ज़ है, हम पर लागू है कि हम इस पर इम्प्लीमेंट करें। और जब तक नहीं करेंगे तो हम खुदा ना खास्ता हम अपनी फैमिली को अपने से दूर कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। तालीमी इदारों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। मुसरत न्याजी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वदूद साहब। इमरान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है और एक तरफ वालिदैन बच्चों की सेहत की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ उनको ये भी परेशानी है कि तालीम का बहुत ज़्यादा हरज हो चुका है, क्योंकि अगर पिछले साल से अब तक देखें तो ऑन एंड ऑफ मुसलसल तालीमी इदारे जो हैं बंद होते आए हैं और उस तरह से जो कोर्सेज़ हैं वो कंप्लीट नहीं हो सके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह से इस नुकसान को पूरा कर सकते हैं? देखिए, हमारा बुनियादी कंसर्न ही यही है कि मुल्क में जितने भी शोबे मौजूद हैं, जितने भी इदारे मौजूद हैं, उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक जानिब तालीमी इदारे और दूसरी जानिब बाकी तमाम इदारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने तफरीही पार्क को बंद करना है तो आप उसको पहले रात 10 बजे तक का वक्त मुतय्यन करते हैं, फिर शाम 6 बजे तक का करते हैं, फिर दोपहर 3 बजे तक का करते हैं। आपने मार्केटें बंद करनी है तो पहले ग्रेजुअली बंद करते हैं। इसी तरह से किसी भी शोबे जिंदगी को अगर आपने लॉकडाउन की जानिब लेकर जाना है तो आप उसे ग्रेजुअली करते हैं। लेकिन जब बात तालीमी इदारों की आती है तो उसे यकसा बंद कर दिया जाता है। एक फरमान शाही जारी होता है कि कल से परसों से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे, सूबे के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। तो ये बेइंसाफी पर मबनी फैसला तालीमी इदारों के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, अनटिल एंड अनलेस जब इस तरह के फैसले ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे तो ना चाहते हुए भी हमारा जहन किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक्सेप्ट करने लग पड़ेगा कि क्या वजह है कि सिर्फ तालीमी इदारों पर ही इस तरह की कदम लगाई जा रही है। क्या इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ कार फरमा है? क्या इसके पीछे मुल्क दुश्मन अनासिर कार फरमा है जो ये चाहते हैं कि मुल्क में तालीम का नुकसान हो? और पाकिस्तान जिसकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा डिपेंड ही करता है हमारी एजुकेटेड वर्क फोर्स पर, जो बाहर जाके रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजती है, तो क्या ये कोई इसमें हमारे दुश्मन मुल्क की कारस्तानी है? कोई ऐसी ताकत है जो हमें नजर नहीं आई, जो चाहती है मुल्क में तालीमी इदारों को बंद किया जाए? क्योंकि आप देखें, सबसे पहले 27 फरवरी 2020 को तालीमी इदारे बंद किए गए थे, जिस वक्त कोरोना का एक केस कराची में रिपोर्ट हुआ था, याह्या जाफरी का। उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी शोबा सबसे ज्यादा बंद हुआ है तो वो तालीमी इदारा ही है। और ये बंद भी कहाँ किया गया? ये सिंध में बंद किया गया है। मैं आपको सिंध के डेथ रेशियो बताऊं,
सिंध में अप्रैल के महीने में 4 अप्रैल को 2 अमवात हुई है सिंध में, 3 अप्रैल को 2 अमवात हुई। मेरे सामने रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है sindhealth.gov.pk, जिसे चाहिए वो जाकर चेक कर ले। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 4 दिनों में 9 अमवातें हुई हैं। सिंध कोई 6 करोड़ की आबादी वाला सूबा है, तो अगर इसका रेशो निकाले तो 0.0001% पे जाके अमवात की शरह है। इससे 10 गुना ज्यादा नमूनिया से बच्चे मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा अमवात दूसरी बीमारियों की वजह से होती है। अच्छा, मगर इमरान साहब देखें, बात यह है कि नमूनिया की वजह से मतलब इतनी तेजी से सारे लोग मुतासिर नहीं हो सकते। वो एक वबा की तरह नहीं है, फैलते नहीं, कोरोना की तरह फैलता नहीं है नमूनिया। तो इसलिए ये सिर्फ बचाने के लिए कि एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे और मतलब एक बच्चे से उसके पूरे घर में ना चला जाए कोरोना वायरस, ये है वो बुनियादी वजह। कि फैलने से बचाने के लिए मेरा कंसर्न ये है कि एक बीमारी को आप इस कदर सीरियस ले रहे हैं और एक बीमारी को आपने, और एक क्या दर्जनों और सैकड़ों बीमारियों को आपने पसकुश डाल रखा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि इससे हमें फिर हमें शक। सही है, सही है। आपका पॉइंट मतलब एंड से सही है, मगर नोयत में फर्क है। पूरी दुनिया, अगर मुसरत जी कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया 21 दिन के लिए बंद हो जाए ना, तो ये कोरोना वायरस सफाई हस्ती से खत्म हो सकता है। ठीक है, तो मगर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो हमें इसी तरह मुख्तलिफ शोबाजात को बंद करके उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको सामने रख के फैसले कर रहे हैं। आज हमारे पास 1 साल का तजुर्बा भी है, बच्चों की तालीम का बेहद हर्ज हो रहा है, जैसा कि इमरान वदूद साहब ने कहा। मगर आप ये बताइए कि क्या इस तालीम का कोई और ऑल्टरनेट है, इस स्कूलों को बंद करने के अलावा कोई और भी, कोई दूसरा भी है? देखिए, जिस तरह इमरान भाई कह रहे हैं कि उसके पसे पर्दा कुछ और हो सकता है, मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा है। लेकिन वजह यह है कि बच्चों की सेहत को भी देखना, बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, ठीक है, और उसकी मुतासिर होने की वजह यह कि वो SOPs पे इस तरह से फॉलो, मैंने पहले कहा, आपको नहीं करते जिस तरह बड़े उनको करवा रहे होते हैं। वजह यह है कि अगर हम कहें कि जी इसका ऑल्टरनेट तो निकाला था कि 50% स्टूडेंट एक दिन आ रहे हैं और 50% दूसरे दिन आ रहे हैं, उसका अल्टरनेट और भी बहुत अच्छे अंदाज से हो सकता है। जिस तरह से हमारे सूबा सिंध के वजीर ने तजवीज़ दी थी फेडरल मिनिस्टर को कि वो इदारे या वो इलाके जिनमें कोरोना नहीं और SOPs पे मुकम्मल तौर पे और वहाँ पे कोरोना केसेस नहीं है, उन्हें खुला रखा जाए। ठीक है, वो भी हो सकता था। जिस इलाके में ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाए, और जहाँ कोई ऐसा केस नहीं है तो उनको खुला रहने देना चाहिए, और जहाँ केस है उन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्हें बाकी 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए ताकि उसमें ना फैल सके। ये बेहतर तजवीज़ मेरी अपनी ज़ाती राय भी है, और ऐसा हो सकता है। बाकी बहुत नुकसान हुआ है मेरा। इमरान भाई जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे जो है ना मुतासिर हो रहे हैं, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। लेकिन हम यूँ मुतासिर हो रहे हैं कि देखिए, मैं आपसे, आप मेरी बात सुन लें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। हम यूँ मुतासिर हो रहे हैं कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाकी लोगों के पास, दूसरे ममालिक के पास मौजूद है ना। तो अगर पेरेंट्स कोऑपरेट करें तो मैं समझती हूँ स्टेप बाय स्टेप अपने स्कूल से होमवर्क ले भी जा सकते हैं, ले भी आ सकते हैं। ठीक है, हमें मिल बैठकर सबको, पेरेंट्स को, टीचर्स को, पूरे माशरे को अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, और साथ में गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करे तो मैं समझती हूँ। ठीक है, इमरान साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे पास टाइम कम है, आप भी कह दीजिए जी। ये मुसरत आपा, हम आपको याद होगा लास्ट वीक एक और चैनल के प्रोग्राम में भी हमारी मुलाकात हुई थी, तब भी हम ये बात कर रहे थे कि स्कूलों को बंदिश की जानिब नहीं। आप रूलिंग पार्टी से आप बिलोंग करती हैं, आप खुद भी एजुकेशन से वाबस्ता हैं, और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन इज अ टोटल फेलियर। ये चीज वर्क नहीं कर सकती, और सिर्फ इस बुनियाद से कि आपका ताल्लुक एक रूलिंग पार्टी से, आप ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करें और स्कूल से आकर। इमरान भाई, इस ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा हमारे पास बदकिस्मती से और कोई रास्ता भी नहीं है। हम जानते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही मानों में तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल मुतासिर हो रहे हैं। मगर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कहना है हुकूमत का, और जो जितने भी इक़दाम जो है वो जिन पे अमल दरामद हो रहा है वो इसी चीज को सामने रख के किया